आने से बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे। बिल्कुल 1 घंटा के अंदर कर देंगे। इसमें कोई इफ वक्त किंतु परंतु नहीं है। कोई वोट का इसमें राजनीति नहीं है। शराबबंदी का जारी रखने का कोई आधार नहीं है। पहली बात की शराबबंदी बिहार में लागू है ही नहीं है। आप जितने पत्रकार बंधु हैं, आप बताइए कि शराबबंदी आपके जिले में लागू है? घर घर में शराब बिक रहा है, तो किस शराबबंदी की बात कर रहे हैं आप? उस शराबबंदी का सवाल पूछ रहे हैं कि क्या शराब का होम डिलीवरी आप रुकवा दीजिएगा? तो हम आपको कह रहे हैं हाँ, शराब की होम डिलीवरी रुकवा देंगे। उसके जगह कुछ रेगुलेटेड दुकान खुल जाए, दुकान से शराब बिके, जिसको लेना है वो ले, पैसा दे, टैक्स भरे। क्योंकि ये जो दुकान बंद, शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद हो गई और होम डिलीवरी चालू हो गया, इससे घर घर शराब बिक रही है, बच्चों का जीवन खराब हो रहा है। और बिहार सरकार का गरीब जनता का 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है यहाँ के भ्रष्ट नेताओं के पास, ये जा रहा है यहाँ के भ्रष्ट शराब माफिया के पास। तो आप बताइए कि 15-20 हजार करोड़ रुपया जो बिहार की जनता का है, वो पैसा शराब के माफिया के पास जाए, ये कौन सा नियम होना चाहिए? और जिन महिलाओं के नाम पर इसको लागू किया गया है, सबसे ज्यादा प्रताड़ित तो महिलाएं हैं। 1.25 लाख से ज्यादा लोग, आप अपना आंकड़ा जाकर देख लीजिए, 1.25 लाख से ज्यादा लोग आज भी शराबबंदी कानून के तहत जेल में हैं। और जो जेल में है वो ज्यादातर लोग गरीब, अति पिछड़ा, दलित, मुस्लिम परिवार के लोग हैं, जिनके पास केस लड़ने का, बेल बॉन्ड भरने का पैसा नहीं है। तो किसकी मदद के लिए कानून बनाया गया? आपने जिस तरह पूरे बिहार के हर जिले में दौरा किया, उसी तरह से कांग्रेस भी कन्हैया कुमार के नेतृत्व में जन यात्रा शुरू की है। क्या वह जमीन अपना तलाश कर रही है? नया प्रदेश अध्यक्ष भी लाया गया है। बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस बड़ा दल है, उनको प्रयास करना ही चाहिए। आश्चर्य की बात यह है कि 40 वर्ष उनको लग गया ये जानने समझने में। भाई कांग्रेस तो 1985 में बिहार को में रूलिंग पार्टी थी, तो 85 से 2025 मतलब 40 वर्ष हो गया। 40 वर्ष के बाद ही सही, अगर हम लोग के प्रयास से कांग्रेस जग जाए या कोई दूसरा दल जग जाए, यही तो ताकत हम आपको बता रहे हैं कि जन सुराज के आने से बिहार नहीं सुधरेगा। जन सुराज के आने से यहाँ लोकतंत्र जिंदा होगा। सारी पार्टियों पर यह दबाव होगा कि हम काम नहीं करेंगे तो हमको जनता वोट नहीं देगी। तो कांग्रेस भी सजग होगी, राजद भी सजग होगा। राजद भी मुसलमानों को जो बंधुआ मजदूर समझता है वो नहीं समझेगा। नीतीश भाजपा भी हिंदू समाज के जिन लोगों को अपना बंधुआ मजदूर समझते हैं कि लालू के डर से हम ही को वोट देगा, वो लोग भी डरेंगे। तो ओवरऑल बिहार का फायदा होगा। जनसुराज करे ना करे, जनसुराज के इस प्रयास से बिहार के लोगों का, बिहार की व्यवस्था का सुधार होना ही होना है। क्योंकि सब राजनीतिक दल, जब कंपटीशन होगा तो सारे राजनीतिक दल सजग होंगे, सब लोग प्रयास करेंगे, सबके कार्यकर्ता जमीन पर उतरेंगे। तो अगर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, नेता जनता के बीच में जाते हैं तो फायदा तो जनता का है, बिहार की जनता का है। अच्छा, आखिरी सवाल, लालू फैमिली पर ईडी कार्रवाई को किस रूप में आप देखते हैं? लालू फैमिली पर ईडी कार्रवाई और सीबीआई कार्रवाई कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। पिछले 30-40 सालों से लालू जी का जेल और कोर्ट से बराबर का ही नाता है, आते जाते रहते हैं। अब उन पर जब केस है तो केस में एजेंसी उनको घेरेगी। 2 बात है, जो उनके समर्थक हैं वो कह सकते हैं कि भाई उन पर सरकार उनको परेशान कर रही है। तो आपको ये पूछना चाहिए कि भाई लालू जी के जब यूपीए की सरकार थी, लालू जी की सरकार थी, तब भी सीबीआई उनको पकड़ कर ले गई थी, तब भी सीबीआई उन पर केस कर रही थी। जब पहली बार लालू जी पर चार्जशीट हुआ, उस समय तो देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे। लालू जी के बनाए हुए सरकार के दौरान ही उन पर सीबीआई ने एक्शन लिया था। तो ये चारा घोटाला से जो दौर शुरू हुआ है, पिछले 30-40 सालों से लालू जी पर इस तरह की कार्रवाई या उनसे जुड़े हुए लोगों पर होती रही है। उसमें कितनी सच्चाई है, नहीं सच्चाई है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन जो यहाँ पर कानूनी व्यवस्था है उसके तहत कार्रवाई हो रही है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इस कार्रवाई को अपने गति से होने देना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा समस्या है प्लान, कैसे सर उसे रोक पाएंगे? जो और अगर 1000 बार पिछले 2.5 वर्षों में गांव-गांव जाकर हमने बताया कि बिहार में पलायन को, अगर लोगों के पलायन को रोकना है तो उसके लिए सबसे पहले पूंजी का पलायन रोकना है।
पूंजी के पलायन के रुकने से बुद्धि का पलायन रुकेगा, और बुद्धि का पलायन अगर रुक जाए तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। हर साल बिहार से जो 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से आपका हमारा पैसा बिहार से बाहर जा रहा है, उस पैसे को जनसुराज रोकना चाहता है। अगर बैंकों से ये पैसा बाहर जाना रुक जाए तो हर साल बिहार में 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया अलग से बजट के अलावा 2 से 2.5 लाख रुपए का निवेश होने लगेगा। जैसे ही ये पैसा यहाँ रहने लगे तो लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ छोटे मोटे रोजी रोजगार शुरू हो जाएंगे, और उसी से हम लोग कह रहे हैं कि साल भर के अंदर पलायन रुकेगा। दूसरा पलायन रोकने के लिए हम लोगों ने ये कहा कि अगर मनरेगा को खेती से जोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ी संख्या में जो कृषि आधारित मजदूर बाहर जा रहे हैं वो बिहार में ही कृषि आधारित जो क्षेत्र में मजदूरी कर पाएंगे। तो जनसुराज ने 2 रास्ते बताए हैं, पूंजी का पलायन रोककर बुद्धि और श्रम का पलायन रोका जाए, और दूसरा जो खेती आधारित व्यवस्था है उसमें मनरेगा को खेती से जोड़कर बहुत बड़ी संख्या में जो खेतिहर मजदूर हैं उनके पलायन को रोकने की बात कही गई है। सर, आप जिस तरह कह रहे हैं कि शराबबंदी 1 घंटा में शुरू कर देंगे, क्योंकि आप गोपालगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इस स्थिति में गोपालगंज की 3 समस्या सदियों से रहा है, और जो भी पार्टी आता है कहता है गंडक गुंडा और गंडा, और उसके जो समस्या रहा है सदियों से आते रहा है। तो क्या आप आश्वस्त करेंगे गोपालगंज की जनता को? इसी तरह का भाषण कर दिए। मैं गोपालगंज की जनता को ये कहूंगा कि अगर पूरा बिहार डूब रहा है तो उसमें गोपालगंज नहीं सुधर सकता है। अगर जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर आदमी डूबेगा। पूरे बिहार में अगर चीनी मिल बंद हो रहा है तो गोपालगंज में गन्ना किसानों का भला नहीं हो सकता है। अगर पूरे बिहार में बाढ़ और नदियों के कटाव की समस्या है तो यहाँ पर गंडक की समस्या से निजात नहीं दिलाया जा सकता है। अगर पूरे बिहार में गुंडागर्दी और लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो गोपालगंज को आप स्विट्जरलैंड नहीं बना सकते हैं। तो जनसुराज की ये सोच नहीं है कि हम आए गोपालगंज में तो कह दिए भैया हम यहाँ गन्ना का ठीक कर देंगे। जो बात हम लोग बता रहे हैं कि जब तक बिहार की स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक गोपालगंज की भी स्थिति नहीं सुधरेगी, सिवान की भी नहीं सुधरेगी, चंपारण की भी नहीं सुधरेगी। ऐसा तो है नहीं कि सिवान बहुत अच्छा चल रहा है और गोपालगंज खराब है। ऐसा तो है नहीं कि चंपारण में चीनी मिल बढ़िया चल रहा है और गन्ना किसान गोपालगंज में परेशान है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम लोगों ने पदयात्रा की है तो ये भी कहा कि एक बिहार को सुधारने का मैप है, साथ साथ गोपालगंज नहीं, गोपालगंज के 200 से ज्यादा अलग अलग प्रखंडों का योजना बनाकर जारी करने की बात कही है। आप पूरे गोपालगंज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनना चाहिए, इसकी भी बात करनी है। और जो गंडक के कटाव का मामला है, बाढ़ का मामला है, उसकी भी बात करनी है। आप जल जमाव की जो यहाँ समस्या है उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं। गोपालगंज में आधा अगर पंचायत बाढ़ से प्रभावित है तो करीब करीब आधा पंचायत में जल जमाव की भी तो समस्या है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ 2 चीनी मिल जो चल रहा है वहां पर भी जो उस गन्ने के तौल में जो चोरी हो रही है उसकी तो उसका तो आप सवाल नहीं उठा रहे। जो यूपी के मुकाबले यहाँ कम पैसा गन्ने को मिल रहा है, गन्ने के उत्पादकों को मिल रहा है, उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं। जो गन्ने की 3 क्वालिटी है और वो 3 क्वालिटी में कैसे मिल मालिक जबरदस्ती आपको वो गन्ना उपजाने पर मजबूर कर रहे हैं जिसमें कीड़ा ज्यादा लग रहा है। हम तो गांव-गांव जाके समस्याओं को हमने देखा है, हमको पत्रकार वार्ता में आके जानने की जरूरत नहीं है। हर पंचायत का ये समस्या बताया गया है। मुझे लगता है कि गन्ने का जो ये किस्म है, जो 3 जो श्रेणी है, वो तो सबसे बड़ी समस्या किसानों ने मुझे वो बताया कि जो किसान यहाँ गन्ना उपजाता था उसको हटाकर मिल वाले कह रहे कि तुम हमारा वाला उपजाओ, ग्रेड ए वाला, और उस ग्रेड ए में इतना ज्यादा कीड़ा लग रहा है कि बेचारा ऐसे ही नुकसान हो रहा है। वही हाल है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चोरी तो यहाँ पर तौल में है, गन्नों के गन्ना के तौल में जो चोरी है वो माफिया की तो बात ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो जब तक पूरी व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो सिर्फ गन्ना गंडक गुंडई की बात करने से नहीं होगा। ये तो बात 40 साल से चल रही है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि बिहार की व्यवस्था सुधरेगी तो गोपालगंज भी सुधरेगा। और जहां तक जनसुराज की समझ की बात है तो 2 साल हमने यही तो लगाया है कि गांव-गांव जाकर समझे कि गोपालगंज के गांव में, बेतिया के गांव में, सुपौल के गांव में क्या समस्या है, ताकि जब व्यवस्था को सुधारने का अवसर मिले तो निचले स्तर पर जो जानकारी इकट्ठा की गई है उसको देखकर कोई न कोई रास्ता निकाला जाए। आखिरी सवाल है सर, 29 मार्च को अमित शाह भी आ रहे हैं बिहार में,
कई बड़ी कब पार्टी आ रहे हैं? 29 मार्च को। हाँ। तो क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव वो निर्धारित समय पे हो जाएगी या पहले हो जाएगी? भाई आपने अभी आपको एक कार्यक्रम पता चला कि अमित शाह आ रहे हैं 29 मार्च को। हम आपको बिना उनके कार्यक्रम के जाने हुए बता देते हैं कि अगले 6 महीना में प्रधानमंत्री और अमित शाह को पूरे देश में सबसे ज्यादा प्यार बिहार से ही हो जाएगा। सारी योजनाओं की घोषणा बिहार से ही होगी। बजट अब बिहार के लिए ही बनेगा। किसान निधि का बटन जो प्रधानमंत्री को दबाना है वो भी आके बिहार से दबाएंगे। अब नवंबर के बाद फिर अगले चुनाव तक भूल जाएंगे। तो इसमें नई बात क्या है? अमित शाह बिहार के बारे में कितना सूचित हैं, कितना जानकारी है। जब वो आएंगे तो आप लोग पत्रकार वार्ता कीजिएगा। हमसे तो आप सवाल पूछ रहे हैं, अमित शाह से पूछिएगा गोपालगंज आ रहे हैं कि कहाँ आ रहे हैं? पटना आ रहे हैं। पटना आ रहे हैं। चलिए पटना आ रहे हैं तो पटना के पत्रकारों को पूछिएगा कि कितना बिहार में जिला है, यही बताइए। कई गो जिला है ये बताइए। बिहार में अभी बीपीएससी के बच्चों पर लाठी चली तो अमित शाह कहाँ थे? गुजरात में अगर किसी बच्चे पर लाठी चल जाए तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वहां तुरंत पहुंच जाएंगे। गुजरात में एक दिन बाढ़ आता है, पूरा केंद्र सरकार वहां जाकर बैठती है। बिहार में हर साल बाढ़ आता है, कोई सुध लेने नहीं आता है। आपने अमित शाह मोदी का कोई बयान सुना? आप यहाँ चीनी मिल पर कुछ बोले? यहाँ के बिहार के लोग जो जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं उस पर बोले जरा अमित शाह? अमित शाह जी से इतना मैं आग्रह करूंगा कि जो गुजरात में बिहार के लड़के गए हैं मजदूरी करने, जितना मजदूरी गुजरात के लोगों को मिल रहा है उतना ही मजदूरी खाली आप बिहार के लड़कों को दिलवा दीजिए। फैक्ट्री तो आप जीवन भर लगा नहीं, आप लोगों से 12 साल हो गए। जितनी मजदूरी गुजरात के बच्चों को मिल रही है गुजरात के फैक्ट्रियों में, उतनी ही मजदूरी आप खाली बिहार के बच्चों को दिलवा दीजिए उन्हीं फैक्ट्री में। गुजरात के लोगों को मजदूरी मिल रहा है 20,000 और बिहार के गरीब बच्चे जाकर उसी फैक्ट्री में 12,000 रुपए में काम कर रहे हैं। आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है? आप चलिए सूरत में, एक अकेले सूरत में 5 लाख से ज्यादा बिहार का बच्चा मजदूर है। चलिए मौरबी का जितना सिरेमिक फैक्ट्री है, इसी गर्मी में हम लोग यहाँ बैठे, बाहर धूप लग रही है, इसी चिलचिलाती गर्मी में मौरबी के जितने सिरेमिक फैक्ट्री हैं उसमें सब बिहार के बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। अमित शाह उनके लिए कुछ कर दे भाई। बिहार में नहीं करा पा रहे, गुजरात में करा दो। वोट लेने की बात होगी तो सबको बिहार याद आएगा। आपने कहा अभी कांग्रेस वाले कुछ कर रहे हैं। आप लोग कोई पत्रकार ये नहीं पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के एक नए अभी मुख्यमंत्री बने हैं तेलंगाना में, नाम है रेवंत रेड्डी। 2 वर्ष पहले अभी मुख्यमंत्री बने हैं, जुमा 2 वर्ष हुआ है। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उसने कहा, उस आदमी ने, कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करने वाला। मतलब बिहार के लोग पैदा ही हुए हैं मजदूरी करने के लिए। ये रेवंत रेड्डी के शब्द हैं। जो भी कांग्रेस के नेता यहाँ आ रहे हैं जरा उनसे ये पूछिएगा तो भाई तुम्हारा यही सोच है? हम लोग जब मजदूरी करने के लिए ही पैदा हुए हैं तो काहे के लिए यहाँ यात्रा कर रहे हो? क्यों वोट मांगने आ रहे हो? तेलंगाना में ही वोट मांग कर बना लो सरकार। वोट हम लोग से मांगोगे और हम लोग से कह रहे हो कि बिहारी मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है। और आप जरा पूछे तो कोई कन्हैया कुमार, कोई राहुल गांधी, किसी ने अगर रेवंत रेड्डी के खिलाफ एक शब्द कहा हो तो? दोनों बात कैसे होगा भाई? आपका मुख्यमंत्री हैदराबाद में बैठकर बिहारियों को गाली दे रहा है। कार्यकर्ता नहीं, वहां का मुख्यमंत्री है। बिहारियों को कह रहा है कि पैदा ही हुआ है मजदूरी करने के लिए। और उसी दल का नेता आकर बिहार में वोट मांग रहा है और आप लोग सवाल भी नहीं करते। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना